हेलो बच्चों, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट न्यू प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12 इन फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम जो है क्लास 12 की नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई होप ऑल ऑफ यू सेफ एट होम। आशा करता हूँ कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज से हम जो है अपनी नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अगर आप देखो तो आपने जो है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और भी ब्रांचेज जो है क्लास 11 में पढ़ ली, जो क्लासिकल का पार्ट था। तो आज हम क्लासिकल का एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेसिकली किसकी स्टडी है, ये स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम जो है चार्ज की स्टडी करेंगे। अगर आप देखो तो आपने जब मैकेनिक्स पढ़ा था तो आपने जो है पूरी की पूरी बात की थी, वो मास के ऊपर की थी। आपका मोमेंटम हो गया, उसके अंदर आप फोर्स की बात कर रहे थे, आप कोलिजन की बात कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे। सब के अंदर जो है वो मास की स्टडी कर रहे थे। वहाँ पे सब के अंदर जो भी क्वांटिटी मैंने अभी नाम लिया, उन सब के अंदर जो है मास आ रहा था। तो यहाँ पे जो है हम स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे इस चार्ज की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली किसकी स्टडी होगी, स्टडी ऑफ चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम चार्ज की स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम क्यों पढ़ें इसको, हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ, एक लाइन में बताता हूँ। तो ये है कि जो भी आप और हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ ले रहे हैं, चाहे आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सारे के सारे जो है इसी की देन है, पूरे के पूरे जो है इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो अगर आप देखो तो 11th में आपने जो है मैकेनिक्स को जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक पार्ट था वो था आपका स्टैटिक्स, एक था काइनेमेटिक्स और एक था डायनेमिक्स। तो यहाँ पर भी हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स होंगे, तो इसको हमने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा पार्ट होगा वो होगा मैग्नेटिज्म, और तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको हमने जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो तो मैकेनिक्स में आपने जो स्टैटिक्स पढ़ा था, उसके अंदर आपने बात की थी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन पे है तो हम उसको स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी जो है स्टैटिक्स वर्ड आ रहा है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है, वो होता है चार्ज। तो हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, इस ब्रांच के अंदर वो करेंगे चार्ज की स्टडी करेंगे। लेकिन चार्ज यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, वो रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे जो है किसकी स्टडी करेंगे, जब चार्ज रेस्ट पे होगा, when charge is at rest। और यहाँ पे जो है काइनेमेटिक्स की आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है आप ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, वो प्योरली मोशन के बारे में वहाँ पे आप स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो है हम ऑब्जेक्ट जब चार्ज जो है जब मूव करना शुरू होगा तो जो स्टडी होगी वो यहाँ पे होगी। तो जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी जो स्टडी हम करेंगे तो वो होगी मैग्नेटिज्म के अंदर। When charge is moving with constant speed, ये ध्यान रखना, constant यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, वो 0 होगा। यानी कि यहाँ पे जो है जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है और वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट, यानी कि एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और लास्ट वाली जो स्टडी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर चार्ज मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का।
और जब हम मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे भी हमें एक फील्ड मिलेगी जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ होगी और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये क्या करेगा, एक वेव जनरेट करेगा, यानी कि एनर्जी कैरी करेगा, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एक्सरे वगैरह आपकी हो गई। तो यहाँ पर भी चार्ज मूव करेगा लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो जीरो नहीं होगा। तो व्हेन लेकिन एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो स्टडी होगी वो यहाँ पे होगी, और ये एक्सरे वगैरह आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो अभी जो है हमारी पूरा का पूरा जो हमारा फोकस जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। हम इसको जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अभी हम बार बार जो है ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, चार्ज चार्ज चार्ज। ये चार्ज होता क्या है, और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो पूरा का पूरा इसी चार्ज के ऊपर ही बेस है। अब भी हम शुरू भी चार्ज से करेंगे और ये जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है ये चार्ज चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो हम इस क्वांटिटी की बात करेंगे वो होगा चार्ज। तो अगर आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपने जब मैकेनिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि अगर कोई साइकिल चल रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें थी वो आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन हम यहाँ पे जो है ऐसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपको जो है दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो है ये आपको फील अच्छी तरीके से आएगा। तो जिस पे फील अच्छी तरीके से आता है, जिसमें फीलिंग होती है, तो उसको पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हम इसको जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये दिखाई नहीं देगा। एक बात ये दिमाग में स्टोर कर लेना अपने कि ये हमें जब जिसकी हम स्टडी करेंगे वो हमें जो है दिखाई नहीं देगा। तो चलते हैं अपने न्यू टॉपिक्स की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, अभी आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर चार्ज जो क्या होगा वो रेस्ट पे होगा। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर चार्ज रेस्ट पे है उसको हम किसके अंदर लेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर चार्ज जो है एट रेस्ट पे रहता है, उसकी जो हम स्टडी करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको लिख लेते हैं, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge at rest। किसकी बात करेंगे, रेस्ट चार्ज की। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जो चार्ज है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जो है चार्ज जो है वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। हालांकि अभी मैं चार्ज बोल रहा हूँ, आगे इसको हम डिटेल में लेंगे कि चार्ज है क्या है। तो अभी के लिए इसको सुनते जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि चार्ज रेस्ट पे होगा कुछ, उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। अभी यही दिमाग में रखो कि कुछ है वैसे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले, कौन कौन से चैप्टर जो है आपके जो है इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेंगे, तो उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग जो है हम लेंगे वो होगा आपका ये चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम जो है चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, ये कैसी क्वांटिटी है, इसके क्या मेथड से इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये जानेंगे। साथ ही साथ जो है हम जो है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये कैसी क्वांटिटी है, इसके बारे में भी हमें जानेंगे। और अलग अलग जगहों पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे।
पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक जो है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करेंगे, अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट चार्ज को लेके, तो यहाँ पे जो है हमारे सामने जो है प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो चार्ज है वो पॉइंट के शेप में हो, कि वो पॉइंट चार्ज हो। चार्ज जो है वो और भी तो हो सकता है कि अगर आपके पास जो है एक रोड है उसको आपने चार्ज दे दिया, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा वायर है इसको आपने चार्ज दिया, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक जगह पे जो है यहाँ पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ से जो निकल के आएगा वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड होगा? पॉइंट चार्ज के लिए। और हम चाहते हैं कि इस लॉन्ग वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो है यहाँ से हम नहीं निकाल पाते। और भी हो सकता है कि आपने किसी सीट को चार्ज दे दिया तो वो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उन सभी की लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जो है पॉइंट चार्ज से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारी मदद करने के लिए जो है गॉस लॉ आएगा। तो आगे वाला जो टॉपिक होगा वो होगा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इस लॉ को यूज करके आप किसी भी जगह पे किसी भी शेप का अगर कोई चार्ज होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और अगला जो टॉपिक्स होगा वो होगा आपका जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, इन सबको ऐड करो वेक्टोरियल, तो ये बहुत सारा क्या होगा हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। हम चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से स्केलर के फॉर्म में यूज करें। तो हम जो है इसका जो है रिलेशन करेंगे एक ऐसी क्वांटिटी जो है स्केलर है। तो इसका जो है अगले टॉपिक्स के अंदर हम रिलेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसका नाम जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हम चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं। तो अगला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल जो होता है ये पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन का होता है। अलग अलग जगहों का जो है पोटेंशियल जो है अलग अलग होगा। मैं आपको बोलूँगा कि एक चार्ज है उसकी वजह से जो है यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, मतलब कि अलग अलग जगहों पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है अलग अलग होगी। हाँ, एक ऐसी सरफेस आएगी जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो सेम होगा और उसका नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इस चीज़ को ध्यान। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको पढ़ने के बाद जो है हम पढ़ेंगे कि भाई हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, और आगे जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? ये एनर्जी है। और इस एनर्जी को जो है हम किसी तरीके से अब हमारे काम में लेना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये हमारा कुछ काम करे। तो जो है अगर इसको काम में लेना है तो इसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ चाहिए कि इस किस तरीके से इसको जो है स्टोर किया जाए। तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ऐसे डिवाइस की इन्वेंशन करेंगे जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और उस डिवाइस का नाम जो होगा वो होगा कैपेसिटर। तो आगे वाला टॉपिक जो होगा हम पढ़ेंगे वो कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सारी की सारी स्टडी जो है हम यहाँ पे करेंगे इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा मिलकर के जो है ये एक यूनिट बनेगा, और इस यूनिट को हम जो है पूरी की पूरी किसके अंदर पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो धीरे धीरे हमको पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना है। तो आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म होगा। तो शुरू करते हैं अपना स्टार्टिंग जो है, बार बार नाम आ रहा है चार्ज पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आप इतनी बार चार्ज बोलोगे बहुत टाइम के लिए ये चलता ही रहेगा। चार्ज सब में जो है हर एक जगह पे चार्ज ही आएगा। तो देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज को पढ़ने से पहले जो है
एक टॉपिक हम और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है फंडामेंटल लॉ क्या है, कि ये इसका फंडामेंटल लॉ हमें क्या बोलता है। तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो तो आपने जब मैग्नेट के बारे में देखा, आपने देखा कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और दूसरी आपके पास मैग्नेट है, जब इसके नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को ये रिपल करते हैं। और अगर इसके नॉर्थ पोल को इसके साउथ पोल के पास में लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल लॉ यही बोल देगा कि अगर आपके पास किसी दो बॉडी के ऊपर चार्ज है, अगर उनका नेचर सेम है, तो वो उनको जब आप पास में लेके आओगे दोनों बॉडी को, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। और अगर आपके पास दो बॉडी है जिनके ऊपर अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो फंडामेंटल लॉ यही बोलता है कि लाइक चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, like charge repel each other and unlike charge attract each other। ये लॉ जो है आपको याद में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी जगह यही काम आएगा कि लाइक चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको ध्यान में रखना, इस लॉ को जो है आप पर्टिकुलर हमेशा की तरह याद रखोगे कि लाइक चार्ज जो है रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसको जो है आपको अपने माइंड के अंदर स्टोर रखना है कि लाइक चार्ज जो होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। बार बार जो नाम हम ले रहे हैं स्टार्टिंग से चार्ज चार्ज, तो ये होता क्या है, तो देखते हैं कि चार्ज जो है क्या होता है। तो हेडिंग लगाओ चार्ज। तो अगर आपने देखा कि भाई आपने मैकेनिक्स में जो है बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, वो क्या था, वो था मास। सभी जगहों पे आप जो है नाम ले रहे थे मास मास, यानी कि वहाँ बेसिक प्रॉपर्टी आपकी थी मास। तो आपने देखा कि बहुत सारी डेफिनेशन मास की बनाई थी कि इनिशियल कंटेंट ऑफ बॉडी जो है वो मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंस्टिट्यूट्स इज इक्वल टू मास मास। तो ये सारी की सारी जो भी डेफिनेशन थी, ये पुरानी डेफिनेशन थी मास की और वो ऑपलेट हो चुकी है। मास को जो है हम किससे मेजर करते थे, मास एक मेजरेबल क्वांटिटी था और इसको हम इनर्शिया से डिफाइन करते थे। अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली एक तरह की वहाँ की प्रॉपर्टी थी। तो चार्ज भी जो है क्या होगा, ये भी जो है सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होगी, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होगी। अब कैसी प्रॉपर्टी होगी, तो अगर कहीं पर भी चार्ज है तो वहाँ पे स्पार्क हो सकता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो आप जब टच करते हो तो उसको आपको शॉक लग सकता है। तो अगर आपने देखा होगा इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यानी कि स्पार्किंग, तो देखो तो ये कब होता है कि जब एरोप्लेन जो है लैंड करता है रनवे के ऊपर, तो आप देखते हो कि टायर और रनवे के बीच में जो है आपने स्पार्क देखा होगा। तो ये जो है ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दूसरा जो है आपने जो है लाइटनिंग देखी है। तो जब ये बिजली जो होती है ये चमकती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब क्लाउड का जब एक दूसरे से कोलिजन होता है तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज इकट्ठा करते रहते हैं। और जब ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता है और हमें ये लाइटिंग दिखाई देती है। तो ये जो हो गई है वो चार्ज के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि अगर कहीं पर चार्ज होगा तो ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो है हमने इसका देखा कि अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है, उसके ऊपर अगर आपने कोई वायर लपेटा है और अगर उसके अंदर आप जब करंट पास करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
यानी कि ये जो है क्या शो करता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, और उसका नाम हम देंगे वो होगा सोलेनॉइड। तो चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट शो करता है। तो हम ये सिंपल सी लाइन लिख लेते हैं, चार्ज क्या है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which shows electrical and magnetic effect। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट्स जो है शो करेगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक और एग्जाम्पल आप ये भी बोल सकते हो कि जब सर्दियों का टाइम होता है, जब आप किसी चेयर पे बैठे हुए और आपके ऊनी कपड़े पहने हुए और जब आप किसी मेटेलिक डोर को टच करते हो तो आपको शॉक लगता है। तो ये इफेक्ट भी जो है इसी का है और वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही है। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये होता है। दूसरी डेफिनेशन आप जो है इसकी ये भी बना सकते हो कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज है, और अगर इसके पास अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके आते हो, अगर इसके पास भी अगर मान लो कि कुछ चार्ज है, तो आप देखते हो कि ये चार्ज की, इस चार्ज की वजह से ये चार्ज जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को हालांकि हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो बाद की बात है। अभी याद रखना कि ये चार्ज जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और इसको जो है रिपेल करेगा। हम फंडामेंटल लॉ पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है, आप लिख सकते हो कि चार्ज जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है कोई दूसरी चार्ज बॉडी जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो ये भी डेफिनेशन आप जो है लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब जो है देखते हैं कि भाई चार्ज की यूनिट क्या है, देख लेते हैं चार्ज की यूनिट क्या है। उससे पहले देखते हैं कि चार्ज जो है कितने टाइप्स का होता है। तो आगे देखते हैं कि चार्ज के टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज के टाइप्स की जो बात की थी वो सबसे पहले जो है विलियम्स गिलबर्ट ने की थी। विलियम्स गिलबर्ट ने जो है चार्ज के बारे में बताया, उसने बोला कि चार्ज जो है 2 टाइप्स का होता है। किसने बताया, नाम याद रखना, विलियम्स गिलबर्ट। विलियम्स गिलबर्ट, इसने बताया कि चार्ज जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक को उन्होंने बोला विट्रियस और दूसरे को उन्होंने बोला रेजोनेंस। तो एक जो है वो कौन सा होता है, विट्रियस, दूसरा होता है रेजोनेंस। चार्ज जो है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है विट्रियस, दूसरा होता है रेजोनेंस। तो ये बात किसने बोली थी, ये बात विलियम्स गिलबर्ट ने बोली। अब देखो तो नाम आ रहे हैं 2 तरीके के, एक के विट्रियस और एक के रेजोनेंस। अब इनको अपने माइंड में स्टोर करो। देखो तो ये नाम आपने कहीं पे सुना है या फिर कहीं पे देखा है, तो आप जस्ट सोचो अपने माइंड में कि ये दोनों आपने कहाँ देखा या कहाँ पे सुना। तो अगर मैं बता दूं तो आपने जो है विट्रियस नाम जो है सिंपल से आपने कहीं पे या तो टॉयलेट सीट पे देखा होगा या फिर वॉच पे देखा होगा, ये नाम आपने कहीं पे देखा। तो जो चीनी मिट्टी हो गई, पत्थर वगैरह हो गई, ग्लास रोड जो हो गई है, इनको हम किस कैटेगरी के अंदर लेंगे, विट्रियस के अंदर। तो ग्लास रोड जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है विट्रियस, ग्लास रोड, ये हो गई। और रेजोनेंस जो है, रेजिन जो है आपने जो है कहीं पे पढ़ा है, कहाँ पे, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है।
तो रेजिन के अंदर जो है कौन कौन से आते हैं, आपकी जो प्लास्टिक हो गई, जूट हो गया, ये सारे के सारे जो है हम किस कैटेगरी में लेंगे, और इस रेजिन की कैटेगरी में। तो इसका जो है एग्जांपल कौन हो गया, प्लास्टिक। तो चार्ल्स विलियम्स गिलबर्ट ने क्या बोला, चार टू टाइप्स का होता है, एक है विट्रियस, दूसरा है रेजोनेंस। अब देखो, तो जब हम आगे की तरफ जब और स्टडी करने जा रहे थे, तो उसके काफ़ी साल बाद जो है इनको जो है लोग इतना जानते नहीं थे। तो जो है हम विट्रियस और रेजोनेंस जो है नाम नहीं लेते हैं, ये ऑपलेट हो चुका, क्योंकि लोगों का इनके ऊपर जो है ध्यान नहीं गया था। तो उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट आए थे अमेरिका के, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत ही मशहूर हुए थे अपने काइट एक्सपेरिमेंट की वजह से, उन्होंने पतंग उड़ाई थी उस वजह से। तो उन्होंने जो है चार्ज को क्या बोला, चार्ज जो है टू टाइप्स का होता है। किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बोला चार्ज जो है वो कितने टाइप्स का होता है। इन्होंने भी बोला चार्ज जो है टू टाइप्स का ही होता है। एक को उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज, और एक को बोला नेगेटिव चार्ज। और इन्हीं को हम पढ़ते हैं कि चार्ज टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। उन्होंने बोला कि जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे वो कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और जो प्लास्टिक होगी या रबड़ वगैरह होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड पे जो है इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लास्टिक के ऊपर इन्होंने बोला कैसा चार्ज आएगा, ये चार्ज आएगा नेगेटिव। अब देखो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ये पता चल गया, ग्लास रॉड पॉजिटिव है, प्लास्टिक जो है नेगेटिव है। इसका कोई रीज़न नहीं था कि उन्होंने इसको पॉजिटिव क्यों बोला, इसको इन्होंने नेगेटिव क्यों बोला। जैसे भी आए उन्होंने, ये जस्ट फॉर इनका एक कन्वेंशन था। और उन्होंने जो है एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड पे लाने के लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो फेमस था काइट एक्सपेरिमेंट। उसमें ये चाहते थे कि भाई अगर कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तो जो है उन्होंने पतंग उड़ाई, और वो चाहते हैं कि अगर वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर यहाँ पे आती है तो मेरे को शॉक लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इस फील्ड में जो है कामयाब नहीं हुए थे। तो ये फील्ड आपके लिए पूरा खुला हुआ है, आप लोग जो है हो सके तो, अभी भी नहीं हुआ है, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्राउंड पे नहीं ला पा रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसे इतने बड़े कैपेसिटर या बैटरी नहीं है जो इतनी एनर्जी को स्टोर कर सके। तो ये आपके लिए जो है खुला फील्ड है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ग्लास रॉड कैसी होती है, पॉजिटिव, और प्लास्टिक जो है इसके ऊपर अगर चार्ज आएगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। ये दो कैटेगरी डिसाइड होगी। और इसके काफ़ी सालों बाद जो है जब हम जो है एटम की यहाँ पे जब डिस्कवरी करे थे, तो हमें जो है एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल मिले, और वो पार्टिकल के नाम आप जानते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जब उन एटम्स की स्टडी हो रही थी तो जो ये जो पार्टिकल है उनके ऊपर भी जो है हमें क्या मिला, चार्ज मिला। तो जब प्रोटॉन के ऊपर वाला चार्ज जो मिला कि अब भाई ये चार्ज किस नेचर का है, तो अगर ये प्रोटॉन जो है हमें पता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फंडामेंटल लॉ भी यही बोलता है। और अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है और ग्लास के ऊपर हम डिसाइड कर चुके हैं कि चार्ज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन के ऊपर भी अगर इस तरीके का चार्ज आएगा तो वो तो क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेगा। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो हमने जो है ग्लास रॉड को वो प्रोटॉन के पास लेके गए, तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन जो है ग्लास रॉड को रिपेल कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो हमने जो है उनके ऊपर भी हमने बोल दिया कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन को देखा तो वो न्यूट्रल मिला, उसके ऊपर हमें चार्ज नहीं मिला। तो प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है जो आप केमिस्ट्री में लिखते हो, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि ग्लास रॉड पे ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फंडामेंटल लॉ कहता है कि अगर एक ग्लास रोड है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी ग्लास रोड है पॉजिटिवली चार्ज, अगर पास में लाओगे तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने माइंड में जो है अच्छी तरीके से बैठाना, क्योंकि जो है पूरा का पूरा बेसिक ही जो है आगे जाके आपके बड़ा काम आने वाला। अगर आपकी जो है यहाँ से पढ़ने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने की ये नींव मजबूत नहीं होगी तो ये आपको आगे जाके बहुत परेशान करने वाला। अगर किसी मकान की नींव मजबूत नहीं है तो आप ऊपर उसको कितने भी डिज़ाइन दो, कितने भी उसके ऊपर पैसा खर्च करो, वो सारा का सारा क्या है, वो वेस्ट होने वाला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है कि ग्लास रोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको अपने माइंड में इस तरीके से घुसा लो जिस तरीके से मुगलों के काल में शेरशाह सूरी घुसा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि चार्ज की जो है टाइप्स पढ़ लिए, चार्ज की यूनिट क्या है, कि चार्ज की यूनिट को हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये यूनिट क्या होती है। तो जो है चार्ज की जब यूनिट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको हमने करंट के बेस पे डिसाइड किया। करंट क्या होता है हमें पता है, आप बोलते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो करंट होता है, तो उसके बेस पे जो है हम इसकी जो है यूनिट डिसाइड करते हैं। तो लिखो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसकी यूनिट में देखेंगे कि एम के एस में क्या होता है और सी जी एस में क्या होता है। तो एम के एस में तो देखो, तो हमने क्या पढ़ा है, आई इक्व टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यहां से क्यू इक्व टू क्या होगा, आई टी, यही होगा। अब देखो, तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, 11th के अंदर पढ़ा। टाइम ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी था। तो इनका जो है हम जब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले बना रहे थे तो उनके लिए हमने जो है इनके यूनिट की भी बात की। तो जो यहाँ पे जो है इसकी यूनिट हमने बोली, ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो करंट है इसकी यूनिट एम्पियर होगी, और टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट वो क्या होगी, सेकेंड। तो चार्ज की जो है फंडामेंटली यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट क्या होगी एम केस में, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गई। दूसरी जो है हम देखते हैं कि भाई एम्पियर इंटू सेकेंड जो है इसको और भी हम आगे लिखते हैं। देखो, चार्ज के ऊपर जिस तरीके से मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन लॉ बनाने में न्यूटन ने जो काम किया था वहाँ पे फोर्स निकालने में, उसी तरीके से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो है कूलॉम ने काम किया था। तो उनकी याद में जो है हम चार्ज की यूनिट दे देते हैं कूलॉम। तो इसी को हम जो एम्पियर इंटू जो सेकेंड है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कूलॉम है। और इसको जो है हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो चार्ज की जो है एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, कूलॉम। और सीजे सिस्टम में जो है इसकी यूनिट क्या होगी, तो सीजे सिस्टम में इसकी यूनिट होगी स्टेट कूलॉम। ये होगी सीजे सिस्टम में। क्या और भी यूनिट है, तो अदर यूनिट की हम बात करते हैं तो उनमें जो है वो आता है, अदर यूनिट्स देख लेते हैं। तो अदर यूनिट के अंदर जो है एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, दूसरा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये हो गई। इसको बोलते हैं ESU और इसको बोलते हैं EMU। अब देखो, तो इनका जो है रिलेशन भी है। एक कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU, और एक कूलम जो होता है वो होता है 1/10 EMU। तो इनका जो है रिलेशन क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1/10 EMU इजिकल्स क्या होगा, 3 × 10⁹ ESU। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 EMU क्या हो गया, इजिकल्स 3 × 10⁻10 ESU। ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज की यूनिट।
आगे बढ़ते हैं। चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है, चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो है फेराडे। चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो उसका नाम याद रखना, वो क्या होती है, फेराडे होती है। तो लिख लेते हैं चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, फेराडे। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होती है, वो होती है फ्रैंकलिन। याद रखना, फ्रैंकलिन चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है और फेराडे जो है चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट। याद रखना फेराडे, फेरेड नहीं, फेरेड जो है किसकी यूनिट होगी, वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वहाँ उसकी यूनिट होगी। तो फेराडे जो है चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है। तो लिख लेते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या है, फेराडे। और 1 फेराडे जो है वो कितना होता है, ये होता है 96500 कूलम। 1 फेराडे इतना होता है, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि अदर यूनिट जो है और भी छोटी यूनिट्स जो है वो क्या होती है, उसके अंदर हम मिली कूलम भी यूज करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 1 × 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम भी होती है, 1 × 10⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम भी होती है, 1 × 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद 1 पिको कूलम भी होती है, इसको लिखते हैं 1 × 10⁻12 कूलम। 1 फर्मी कूलम भी होती है, इसको लिखते हैं 1 × 10⁻15 कूलम। तो अगर आपके पास बोला जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि भाई कोई भी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 5 माइक्रो कूलम है, तो इसको ऐसा ही में लिखेंगे कि 5 × 10⁻6 कूलम। इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। तो ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट्स भी हो गई चार्ज की। आगे देखते हैं कि भाई यूनिट्स के बारे में आपने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं कि चार्ज जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये कैसी क्वांटिटी है। तो चार्ज की जो है डायमेंशन निकाल लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होगी, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो I इजिकस्ट क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से Q इजिकस्ट क्या होगा, IT। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम्पेयर, और इसको टाइम को कैपिटल T। तो ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी जो है चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, चार्ज जो है बेसिकली कैसी क्वांटिटी है, चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको दिमाग में रखना, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी। तो डायमेंशन हो गई A1T1, क्वांटिटी हो गई स्केलर। तो आज जो है हमने चार्ज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स का होता है, कैसी क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने स्टडी कर ली। कल जो है हम जो है आगे का पार्ट्स इसका पढ़ेंगे, इसको एग्जिस्टेंस में लाने के मेथड कौन कौन से हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का मास के साथ जो है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।